नमस्कार। आइए अब अपनी अगली सीरीज को शुरू करते हैं, जिसमें कि मैं आपको आगे बताऊंगी कि ज्वालामुखी के केंद्रीय उद्गार से बनने वाली अन्य आकृतियां दो प्रकार की जो रह गई थी वो भी मैं आपको बताना चाहती हूँ। एक है आपकी वीवर या जिसे क्रेटर भी कहते हैं, और दूसरी है आपकी केंद्रा। ठीक है, तो मैं आपको बताती हूँ वीवर या केंद्रा कैसे कैसे हैं। देखिए, जब ज्वालामुखी ये पर्वत है, इस तरीके से ये ज्वालामुखी पर्वत बना हुआ है, और इसमें ये जो इसका ऊपर का भाग है, ये इसमें उद्गार से या तो ये ऊपर का भाग उड़ जाए या नीचे की तरफ दब जाए, तो यहाँ पर एक गड्ढे नुमा ये रचना बन जाती है। ठीक, तो इस गड्ढे नुमा रचना की जो व्यास है वो लगभग 800 मीटर से कुछ किलोमीटर तक भी हो सकता है। ठीक है, तो ये जो है ये क्या कहलाता है आपका वीवर या क्रेटर। ठीक, ये और शांत ज्वालामुखी में क्या होता है कि इस वीवर या क्रेटर के मुख पर जो है पानी भर जाता है, तो इसको हम क्या कहते हैं, क्रेटर झील। समझ में आया आप सबके? जब ये भाग ऊपर उठ गया या तो ये जब ऊपर से उड़ गया या नीचे दब गया, तो यहाँ एक गड्ढे नुमा रचना हो जाएगी। जब इसमें ये अगर ये शांत ज्वालामुखी है, इसका ये रास्ता बंद हो चुका है, तब क्या होता है, इसमें पानी भर जाता है। ठीक, तो इसको हम क्रेटर झील कहते हैं। तो ये आपके समझ में आया, केंद्रीय उद्गार से ये भी आकृति बनी, वीवर या क्रेटर। और जब इस वीवर या क्रेटर का ये भाग जो है ये बड़ा विस्तृत रूप ले लेता है, ये इस तरीके से ये बड़ा सा मुकड़ा ऐसा बन जाता है, तब इसी को हम क्या कहते हैं, केंद्रा कहते हैं। क्या कहते हैं, केंद्रा कहते हैं। इतनी बात आप सबको समझ में आई। इसको क्या कहेंगे, जब ये छोटा रूप है तो कहलाया वीवर या क्रेटर, और जब ये बड़ा रूप हो जाता है तो इसको केंद्रा कहते हैं। ठीक, अच्छा, जैसे हमारे म्यांमार ज्वालामुखी है, म्यांमार द्वीप का जो पोपा ज्वालामुखी है उस पर एक झील बनी हुई है। ठीक है, और क्या कहते हैं, ओरेगन झील आपने सुनी होगी, वो भी इसी का क्रेटर का ही एक उदाहरण है, केंद्रा का उदाहरण है। तो आपको इतनी बात समझ में आ गई। अच्छा, इसके आगे हम कौन सी आकृतियां पढ़ेंगे? इसके आगे की जो हमें आकृतियां पढ़नी है वो कौन सी पढ़नी है? अब हम पढ़ेंगे कि इस ज्वालामुखी उद्गार से जो होता है, अब दरारी उद्गार आपको पढ़ाना है हमें, तो दरारी उद्गार से कौन कौन सी आकृतियां बनती हैं। देखिए, दरारी उद्गार से बनने वाली आकृतियां कौन कौन सी होंगी? एक तो आपने सुना होगा पठार, ठीक, मैदान, ये सब भी आकृतियां तो आप सबने सुनी होंगी। तो ये किससे बनती है, दरारी उद्गार से। कैसे? देखिए, जब ये ज्वालामुखी पर्वत बना, ये इस तरीके से बना। ठीक, ये ज्वालामुखी पर्वत था आपका, मान लीजिए इसकी नली ये बंद हो गई, ये नली आपकी बंद हुई, लेकिन इसमें उद्गार अभी भी हो रहा है। तो ये इस नली के माध्यम से जब उद्गार नहीं होता है, ये दरारी उद्गार है ना, तो ये क्या होगा, इसमें ज्वालामुखी, भाई ये पर्वत है तो ये तो इसमें कहीं कहीं दरारें भी होंगी। आप लोग पहाड़ों पे गए होंगे तो आपने देखा होगा ना कि पहाड़ों पे दरारें भी पड़ी होती हैं। मान लीजिए ये अपने ऊपर देखा, ऐसी जमीन के अंदर भी होता है, मान लीजिए फटा या ऊपर जो भी हुआ उसमें ये दरारें पड़ी हुई है। इन दरारों के माध्यम से जब ये लावा बाहर निकलता है, ठीक, ये इस तरीके से निकला, मान लीजिए दरारों के माध्यम से ये लावा बाहर निकला और बाहर निकलकर किसी बहुत बड़े क्षेत्र पर फैल गया। ठीक, जो क्षेत्र ऊबड़ खाबड़ है, मान लीजिए कहीं ये इस तरीके से, मान लीजिए मैदान बना हुआ है, ये इस तरीके से कोई जगह है, समझिए आप। ठीक, यहाँ ये जगह, ये पहाड़ है, यहाँ पे ये इस तरीके से ये इस तरीके से यहाँ पे बना हुआ है, समझ में आया। तो जब ये लावा भाई दरारों के माध्यम से निकल रहा, तो ऐसा तो है नहीं कि एक जगह पे इस तरीके से इकट्ठा हो, तो कहीं इधर फैलेगा कहीं इधर फैलेगा। ऐसे ही जब ये फैलता है और ये ऊबड़ खाबड़ जो जगहें बनी हुई हैं इस तरीके की, इनको समतल कर देता है। ठीक, इनमें फैल के मान लीजिए लावा इधर से रिसके आया, इस जगह को समतल कर दिया, ये रिसके आया, इस जगह को समतल कर दिया, ये ठीक, ऐसे जब आता है तब ये क्या करते हैं, तब ये पठार और मैदान का निर्माण करते हैं। देखिए, जो ऊपरी क्षेत्र होते हैं थोड़ी ऊंचाई पर होते हैं और उन पर लावा भरकर उसने समतल बना दिया इस तरीके से, ठीक, ये निर्माण कर दिया इस तरीके से, तब ये जो क्षेत्र है ये पठार कहलाएगा। और जब ये चीज इस तरीके से मैदानी भाग में आ जाएगी, ठीक, इस तरीके से मैदानी भाग को, नीचे के भाग को लेवल कर देगा, समतल कर देगा, तब ये क्या कहलाएगा, लावा निर्मित मैदान कहलाएगा। लावा निर्मित पठार और लावा निर्मित मैदान, क्या आपने सुने होंगे। जैसे आपने भारत में दक्कन का पठार सुना है, कोलंबिया का पठार सुना है, ये सब जो उदाहरण है वो किसके हैं, आपके लावा निर्मित क्षेत्र। तो ये किससे होते हैं, दरारी उद्गार से। ये केंद्रीय उद्गार के नहीं है, ये दरारी उद्गार, मतलब इन दरारों के माध्यम से जब लावा निकलता है, इसके शिलाखंड वगैरह जो इन दरारों के माध्यम से लावा निकलता है, शिलाखंड नहीं सॉरी, तो जो लावा निकलता है दरारों के माध्यम से, वो जब इन चीजों पर फैलता है तब हमारा पठार और मैदान का निर्माण होता है। ऊंचे भाग पर क्या बनते हैं, पठार बन जाते हैं, और जो निचले भाग होते हैं उन पर मैदान बन जाते हैं।
ऐसी दो आकृतियां और हैं दरारी उद्गार की, जो भी मैं आपको बता दूं। दरारी उद्गार की दूसरी आकृति आप लोगों ने सुना होगा मेसा और व्यूट। ठीक, दो नाम सुने होंगे, नहीं सुने तो मैं बता दे दूंगा आपको, मेसा और या व्यूट, ये दो नाम है। ये भी दो प्रकार की आकृतियां हैं। ठीक है, तो मैं आपको बताती हूँ वो कैसे बनती है। जब कोई बहुत पुराने शिलाखंड है उन पर लावा का विस्तार हो जाता है, तो जब लावा का विस्तार हो गया उन पर लावा की परत छा गई। ठीक, धीरे धीरे अपर्दन की क्रियाएं हुई। तो अपर्दन की क्रिया में क्या होता है कि जो हमारे पर्वत शिलाखंड वगैरह ये सब छट गए और धीरे धीरे सपाट एक टोपी नुमा आकृति, इस तरीके की आकृति जब रह जाती है। ठीक, मान लीजिए ये चट्टान, ये बड़ा सा हिस्सा है, इस पर लावा फैला। ठीक, लावा फैल गया मान लीजिए इस पर, इस तरीके से बराबर हो गया। और ये जो आकृति है ये टोपी नुमा भी इधर इधर भी थी, ये सब हमारी चट्टानें थी ये सारी। ठीक है, इनका जो अपर्दन तो आपको मैंने बताया है एक बार क्या होता है अपर्दन। जैसे कि हमारी नदियां इनको काट छाट दें या हवा इनको उड़ा ले जाए, हिमानी इनको अपने साथ बहा ले जाए, तो ये अपर्दन की क्रियाएं होती हैं। जब ये अपर्दन की क्रियाओं के द्वारा ये सब हिस्सा जो है छट जाए, हट जाए, तो सिर्फ इतनी आकृति जो बचेगी, ये टोपी नुमा आकृति, इसको हम क्या बोलते हैं, मेसा बोलते हैं। ठीक, समझ में आया। ये ऊपर से लगभग सपाट क्षेत्र होता है, जैसे पठार के तरीके का आप समझ लीजिए, वैसा ये क्षेत्र बन जाता है। ठीक, ये होता है, इसको क्या बोलते हैं मेसा। क्या बोलते हैं, मेसा। और अब आप पूछेंगे व्यूट फिर क्या होता है, तो मैं बता दूं आपको। व्यूट क्या होता है, जब इस आकृति का भी अपर्दन होने लगता है। मान लीजिए ये आकृति है, अब इसका हवा यहाँ बार बार ठेस लगा के इसको छाट रही है, या कोई नदी बह रही है तो वो इसको छाट रही है। जब ये छोटी सी पहाड़ी का रूप ले ले, इस तरीके से ये सब हिस्सा हटके एक पहाड़ी का रूप ले ले, तो वो क्या कहलाएगा, व्यूट। क्या कहलाएगा, व्यूट। तो इतनी बात आपके समझ में आई। मेसा और व्यूट किसे कहते हैं, जब किसी लावा निर्मित क्षेत्र का अपर्दन हो और ये इस तरह की आकृति बन जाए, टोपी नुमा सपाट आकृति, को कहलाएगी मेसा। और जब मेसा का भी आवर्तन होकर कोई छोटी सी लघु पहाड़ी बन जाएगी, तो वो कहलाएगी व्यूट। इतनी बात आपके समझ में आ गई होगी। तो आपको मैंने केंद्रीय उद्गार और दरारी उद्गार से बनने वाली सारी आकृतियों को बता दिया कि किसको क्या कहते हैं। फिर भी यदि कोई कंफ्यूजन हो तो आप मुझे कमेंट के माध्यम से बताइए, मैं उनको दूर करने का जरूर प्रयास करूंगी। और अगले वीडियो में मैं आप लोगों को आंतरिक भूआकृतियों के बारे में बताऊंगी। इसी के साथ आशा करती हूँ आप सबको समझ में आया होगा। नमस्कार।